हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 में एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। आज हम इसी के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे भूमिका है, बच्चे के पास नोट है 50 रुपए का और उस पे क्या है, चिन्ह है कौन सा, ये वाला। तो वो पूछता है कि ये क्या है, तो वहीं से इसकी भूमिका स्टार्ट होती है। तो उसके पापा बताते हैं कि ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया चिन्ह है। तो साम्राज्य, सबसे पहले हम जाते हैं मौर्य साम्राज्य। तो साम्राज्य क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहां पर सम्राट यानी कि राजा के पास सभी अधिकार होते हैं और वही उस क्षेत्र का मालिक होता है। वो कुछ अधिपतियों या कुछ लोगों के साथ साझेदारी करके उसको संभालता है और इसी का उद्देश्य क्या है कि उसको सारे जो एरिया है उसको एक ही प्रशासनिक ढांचे में यानी कि एक ही नियम से उस सारे राज्य को चलाना। ये छोटे छोटे समय के अंतराल के बाद राजा जो है वो बदल भी जाता है और या फिर कई पीढ़ियों तक वही चलता रहता है। तो अब ये देखेंगे हम, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है। ठीक है, यह सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ से के लेख से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ और ये कहाँ से लिया गया है, सम्राट अशोक के सारनाथ जगह है ये, वहां के स्तंभ यानी कि खंबे के ऊपर सबसे ऊपर शीर्ष पर जो बना हुआ है ये देखिए, तो वहीं से ये लिया गया है। इसके फलक पर यानी कि ऊपरी सिरे पर 4 सिंह हैं, चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं। आप किसी भी नोट के ऊपर देख सकते हैं कि 4 सिंह है जो है वो चारों तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। एक पिछली साइड है, हम 3 ही देख पाते हैं इसमें। और इनसे सम्राट अशोक के चारों दिशाओं में राज्य तथा धर्म प्रचार की सूचना मिलती है। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये है कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा लिखी हुई कथाश्रित सागर, अक्षमेंद्र की वृहत कथा मंजरी और पुराणों से भी मिलती है हमें। विदेशी था ये मैगस्थनीज, इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, उसमें से भी हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व से, अशोक के अभिलेख से और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। अब अभिलेख क्या होता है, ये अभिलेख होते हैं कि पत्थर या किसी चट्टान के ऊपर जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन वो लिखा हुआ है जो यूं का यूं बना रहता है, यानी कि वो मिटता नहीं है टाइम के साथ भी। बड़ा साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली साम्राज्य था। चंद्रगुप्त ने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने, चंद्रगुप्त ने। और इस साम्राज्य का अस्तित्व जो है मौर्य वंश के कई योग्य उत्तराधिकारियों के बल पर लगभग 184 ईस्वी पूर्व तक बना रहा। ठीक है, ईसा मसीह आगे आएगा ना, ये कि ईसा पूर्व और एक सिंपल ईसा। ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम और ईस्वी होता है उसके बाद का टाइम। जैसे अब हम लिख रहे हैं ना 2022 ईस्वी, तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2022 साल बीत चुके हैं। अब है कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी कौन सी, अर्थशास्त्र। तो मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी कौटिल्य की सहायता से ही इतना बड़ा राजा बना था। तो इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह है इतिहास में विष्णुगुप्त, चाणक्य तथा कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौन, कौटिल्य। इसके नाम कौन कौन से हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। वह तक्षशिला में पैदा हुआ, यही उसने शिक्षा ग्रहण की और इसी शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य बना। एक बार नंद राजा ने अपनी यज्ञशाला में उसे अपमानित किया था। इसी कारण क्रोध में आकर उसे ने नंद वंश को समूल यानी कि पूरी तरह से नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर डाली।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं। और राजनीति पर आधारित यह पुस्तक, यानी कि इस पुस्तक में का मुख्य विषय क्या है, राजनीति, और संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। पुरुषार्थ के अन्य तीनों अंग अर्थ पर ही आश्रित माने गए हैं। अर्थ मीन्स धन पर। अर्थ की व्याख्या जो है जीवन निर्वाह के साधन के रूप में की गई है। इसका स्रोत संपूर्ण धरती और उस पर निवास करने वाले लोग बताए गए हैं। अर्थशास्त्र धरती को अर्जित करने तथा उसे सुरक्षित रखने के साधनों की विवेचना यानी कि वर्णन करता है। इस परिभाषा के अंतर्गत अर्थशास्त्र जो है वो राज्य का विज्ञान है। यह विज्ञान अर्थ अर्थात जीविकोपार्जन यानी कि जीविका चलाने के लिए जो साधन है उन पर राज्य के नियंत्रण के सिद्धांत की बात करता है। संपूर्ण अर्थशास्त्र जो है या जो पुस्तक लिखी है कौटिल्य ने, उसमें 15 अधिकरण हैं और यानी कि भाग हैं और 180 प्रकरणों में ये बटी हुई है पुस्तक, और इसमें 6000 श्लोक है। पुस्तक की पांडुलिपि की एक प्रति तंजौर के एक पंडित ने सन 1905 में पुस्तकालयाध्यक्ष आर श्याम शास्त्री को भेंट की थी। ठीक है। अर्थशास्त्र में निहित विषय कौन सा है? अर्थशास्त्र के संपूर्ण अध्ययन में एक शक्तिशाली राज्य के महत्व को दर्शाया गया है। किसी भी योग्य शासक के लिए यह ग्रंथ एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को शक्तिशाली एवं स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से कार्य करने वाला होना चाहिए। राजा को प्रजा के हित में अपना हित समझना चाहिए। राजा को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उद्दंडता और विलास से बचना चाहिए। राजा को अपने मंत्रियों का चुनाव उनकी विद्वता के आधार पर करना चाहिए। अपने सारे कार्य राजा को इनसे छिपकर करने चाहिए। अपने मंत्रियों की कार्य प्रणाली को गुप्तचरों द्वारा जांचते रहना चाहिए। इसलिए राजा को अपने राज्य के हर क्षेत्र में गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए। अन्य देशों में भी गुप्तचरों को नियुक्त करने की सलाह दी गई है कौटिल्य ने, ताकि उसे अपने ही क्षेत्र में नहीं बाहर भी पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, कहीं उसके राज्य पे कोई खतरा तो नहीं है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की स्थिरता आंतरिक शांति पर निर्भर करती है। यदि प्रजा के पास खाने पीने की वस्तुओं का अभाव हो तो जनता निश्चित तौर पर विद्रोह करती है। अतः राजा को प्रजा हित के कार्य करते रहना चाहिए। विदेश नीति के बारे में कौटिल्य का मत आक्रामक प्रकार का है। उनका कहना है कि दुश्मन जो है वो आपका मित्र होगा, इसी तरह से दुश्मन का मित्र जो है वो आपका दुश्मन होगा। इस नीति के अंतर्गत कौटिल्य शक्ति संतुलन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। यानी कि यदि किसी बाहरी व्यक्ति से आपकी दुश्मनी है और कोई दूसरा व्यक्ति है उससे भी उसकी दुश्मनी है, तो इसका मतलब आप दोनों मिलकर उसे परास्त कर सकते हो, उससे मित्रता करके। इस प्रकार शासन प्रणाली के सभी सिद्धांतों को अर्थशास्त्र में देखा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभिक जीवन एवं विजय अभियान। प्रारंभिक जीवन कैसा था? चंद्रगुप्त के जन्म के विषय में विद्वानों के अनेक मत है, परंतु सभी इस मत से सहमत है कि उसका बचपन कठिनाई में बीता था और बचपन में वह बच्चों की मंडली बना करके उनके झगड़ों के फैसले करता था और इस खेल को राजकीलम कहते थे। एक बार वो यही खेल खेल रहे थे तो चाणक्य वहां से गुजर रहे थे और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से चाणक्य ने इस बालक के भावी गुणों का अनुमान लगा लिया। वह उसे तक्षशिला ले गए और वहां उसे अपने उद्देश्य के अनुकूल उचित शिक्षा दी गई। राजकीलम तो ये ऊपर हम बता चुके हैं कि खेल होता है। पहले यह जाने 326 ईस्वी पूर्व में यूनानी आक्रांता सिकंदर ने भारत की पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिमी और उत्तर सीमा पर आक्रमण किया। भारत में इस समय नंद वंश धनानंद का शासन था। आंतरिक अशांति के साथ साथ देश की सीमाएं भी असुरक्षित थी। सिकंदर को भारतीय सीमा पर किसी खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वह आगे बढ़ता हुआ सिंधु नदी पार करके भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश कर गया। इससे आगे झेलम और चिनाब नदी के मध्यवर्ती प्रदेश का शासक पोरस था। पोरस बहुत ही स्वाभिमानी और मातृभूमि भक्त शासक था।
वह सिकंदर ने उससे आत्मसमर्पण करने की मांग की। स्वाभिमानी पोरस महा ने कहला भेजा, यानी कि वो स्वाभिमानी था, उसने कहला भेजा कि वह उसके दर्शन रण क्षेत्र में यानी कि युद्ध भूमि में ही करेगा। यह सिकंदर के लिए खुली चुनौती थी। दोनों पक्ष की सेनाएं झेलम नदी के दोनों किनारों पर आ डटी। भीषण वर्षा के बीच धोखे से सिकंदर की सेना ने आक्रमण कर दिया। जमीन दलदली हो जाने के कारण विशाल रथ मिट्टी में धंसने लगे। अतः पोरस की सेना का मुख्य भाग जो है वो कोई भी खास भूमिका नहीं निभा पाया। लेकिन युद्ध का मंजर इतना भयानक था कि सिकंदर की सेना को सबक मिल चुका था। इसी कारण सिकंदर के बहुत समझाने के बाद भी उसके सैनिक भारत में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप विश्व विजय का अधूरा सपना लेकर सिकंदर जो था वो 325 ईस्वी पूर्व में वापस अपने देश लौट पड़ा। कब आया था ये? 326 ईस्वी पूर्व में, और वापस कब गया? एक साल में ही 325 ईस्वी पूर्व में। अब एक साल ये है ईसा मसीह का जन्म की तारीख। तो अब हम आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ईस्वी, सिंपल। लेकिन जब हम इससे पीछे वाले सालों में जाएंगे यानी कि उसके जन्म से भी पहले, तब हम माइनस की तरफ चलेंगे। ठीक है, जैसे 326 में आया था और 300 यहाँ 326 है तो यहाँ पर 300, क्योंकि यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? यहाँ से 1 2 3 ऐसे चलेंगे। तो यानी कि 26 में आया और 25 में एक साल बाद ही वापस अपने देश लौटना पड़ा उसको। चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम आक्रमण मगध पर किया। यह प्रयास असफल रहा। कहा जाता है कि मगध में असफल होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और उसका प्रधानमंत्री कौटिल्य जो एक गांव में ठहरने का मौका मिला और उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया अपने बच्चे को थाली में के बीच से खिचड़ी उठाने से डांट रही है। उसने कहा कि बीच का हिस्सा किनारों से अधिक गर्म होता है। इससे उन्हें एक सबक मिला। अब उन्होंने मगध साम्राज्य के बीच की अपेक्षा बाहरी क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पंजाब एवं सिंध विजय। 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के भारत से जाने के बाद ही सिंध तथा पंजाब में विद्रोह उठ खड़े हुए। वहां अनेक यूनानी क्षत्रिय मौत के घाट उतार दिए और 325 के अंत में ही इस क्षेत्र के सम्मुख क्षत्रप फिलिप द्वितीय की भी हत्या कर दी गई। इससे पंजाब व सिंध में सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा भी ढहने लगा और यूनानी इतिहासकार जस्टिन इन सब घटनाओं में चंद्रगुप्त का हाथ बताता है। इन घटनाओं के बाद चंद्रगुप्त ने एक सेना एकत्र कर स्वयं को राजा बनाया। अब उसने सिकंदर के बचे हुए क्षत्रपों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। अंतिम मैसिडोनियन क्षत्रप यूडेमस, यानी कि जो भी उसने वहां पर अपने राज्यपाल वहां क्षेत्र की रक्षा के लिए या उस पे अपना अधिकार बनाए रखने के लिए जो भी वहां पर नियुक्त किए थे, उनमें ये अंतिम मैसिडोनियन क्षत्रप यूडेमस था। इसने भी 317 ईस्वी पूर्व में बिना लड़े भारत छोड़ दिया। अब चंद्रगुप्त सिंध व पंजाब का एक छत्र शासक था। अब ये देखिए यहाँ पे अर्थ भी लिखा हुआ है, राज्यपाल। अक्षत्रप का अर्थ है राज्यपाल। नंदों का उन्मूलन। सिंध तथा पंजाब के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर बढ़े। मगध इस समय धनानंद का शासन था मगध में और अपने असीम सैनिक साधनों संपत्ति के बावजूद भी वह जनता में अलोकप्रिय था, यानी कि जनता उसे पसंद नहीं करती थी। उसने एक बार चाणक्य को भी अपमानित किया था और इसी अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य, यानी कि चाणक्य का ही नाम है, कौटिल्य ने नंदों को समूल नष्ट यानी कि जड़ से ही नष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी। अब उसके पास अपनी विशाल संगठित सेना थी जिसका उपयोग उसने नंदों के विरुद्ध किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक शक्ति नंद राजा के मुकाबले बहुत कम थी। यही एक ऐसा बिंदु था जहां कौटिल्य की कूटनीति उपयोगी सिद्ध हुई। इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम उन्होंने साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। हिमालय क्षेत्र में वे प्रवर्तक नामक शासक से सहायता लेकर आगे बढ़े। इसके बाद गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के राज्यों पर विजय प्राप्त की। प्रवर्तक के साथ मिलकर बनाई गई इसी संयुक्त सेना ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, धनानंद का वध कर दिया
गया। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और भारत के विस्तृत साम्राज्य का शासक बन गया। सेल्यूकस पर विजय। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी कौन बना? सेल्यूकस। और बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीतने के बाद वह भारत में सिकंदर के जीते हुए क्षेत्रों पर दावा करने लगा, यानी कि पहले जो वो जीत के गया था उन पर दावा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने भारत पर चढ़ाई कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना यहाँ उसका सामना करने के लिए आतुर थी और 305 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। सेल्यूकस पराजित हुआ और एक संधि के अनुसार उसने अपनी लड़की हेलेना की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी। यह निश्चय ही चंद्रगुप्त की एक महत्वपूर्ण सफलता थी और इससे उसका जो साम्राज्य था पारसिक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा। पश्चिमी भारत में साम्राज्य का विस्तार। शक शासक रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त की विजय का पता चलता है। चंद्रगुप्त ने बिना किसी बड़े विरोध के सौराष्ट्र के क्षेत्र को जीत लिया था। इस प्रदेश में पुष्य गुप्त वैश्य को राज्यपाल बनाया गया। इसने यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस झील को कृषि सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया गया। सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपार तक का प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित किया गया और इसकी राजधानी उज्जैन बनाई गई। दक्षिण भारत की विजय। तमिल लेखक मामूल नार ने लिखा है कि मौर्यर यानी कि मौर्य नामक शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। यूनानी लेखन प्लूटार्क लेखक ने लिखते हैं कि वह 6 लाख की विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकला, मदुरा तथा तिनेवेली तक पहुंच गया। और जैन ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त जो था वो स्वर्णवेल गोला यानी जो कि कर्नाटक में है ये जगह, वहां आकर तपस्या करने लगे। कौन से बताते हैं? जैन ग्रंथ। इन तथ्यों से माना जाता है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का ही अंग था। इस प्रकार कौटिल्य का राष्ट्र निर्माण का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संपूर्ण किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में यह ब्रह्मपुत्र के मुहाने से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक फैला था। हिंदुकुश पर्वत इस साम्राज्य की वह वैज्ञानिक सीमा थी जिसे बाद में मुगल तथा अंग्रेज शासक भी प्राप्त करने के लिए असफल प्रयास करते रहे। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी जिस पर 298 ईस्वी पूर्व में अपनी मृत्यु तक चंद्रगुप्त ने शासन किया। ये है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी शासक कौन कौन से हुए थे। उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति और बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक था ये। बिंदुसार ने शासन किया 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार जो है 298 ईस्वी पूर्व में शासक बना। यूनानी इतिहासकार उन्हें अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाले बताते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौटिल्य के कहने पर 6 राजधानियों के राजाओं और अमात्यों का नाश किया। एक लंबे युद्ध के बाद पूर्वी व पश्चिमी समुद्रों के बीच संपूर्ण भूमि पर भी अधिकार कर लिया। उसके समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार अशोक को भेजा गया। अशोक ने इस विद्रोह को शांत कर दिया। बिंदुसार के समय ही सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस ने अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्य में भेजा था। यह मैगस्थनीज के स्थान पर आया था। इस तरह से मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत इसके दरबार में भेजा। इन राजदूतों से की जाने वाली संधियों से पता चलता है कि बिंदुसार के समय भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा रहा था। 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई। अशोक प्रियदर्शी 269 से 36 ईस्वी पूर्व तक यानी कि 269 से 236 तक।
बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। अशोक अपने पिता के शासन काल में उज्जैन का राज्यपाल था और बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया था। बिंदुसार जो था उसके 16 पत्नियां से 101 पुत्र थे और इसी कारण उत्तराधिकारी के लिए उनमें झगड़ा हुआ यानी कि संघर्ष करना पड़ा और 4 वर्षों के पश्चात 269 यानी कि 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, राजा बना वो। इस अवसर पर उसे देवा नाम प्रिय दृश्य की उपाधियां धारण की। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, वह एक ब्राह्मण की कन्या थी। अशोक की शिक्षा दीक्षा अपने सगे भाइयों के साथ ही हुई थी। उसकी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धि अपने भाइयों से अलग थी। वह पहले उज्जैन और बाद में तक्षशिला का कुमार यानी कि राज्यपाल बना। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणाम। अशोक को पिता से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष तक अपने पूर्वजों की तरह साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया यानी कि अपने राज्य को बढ़ाया। लेकिन अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 261 पूर्व ईस्वी में कलिंग राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना, क्योंकि कलिंग जो है मगध साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था यानी कि वो उसी के बराबर का टक्कर का था। और कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए और इस युद्ध में लगभग 2,50,000 से अधिक लोग घायल भी हुए। कलिंग को विजित कर तोशाली इसकी राजधानी बनाई गई। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा जो था वो बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। यह कलिंग युद्ध का तात्कालिक लाभ था। कलिंग युद्ध में हुई हृदय विदारक हिंसा और नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के हृदय को स्पर्श किया। इसके दूरगामी परिणाम हुए। उसने युद्ध नीति छोड़ दी, वह बौद्ध बन गया। कल्हण ने पुस्तक लिखी है राजतरंगिणी। उसके अनुसार पहले अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। सबसे पहले अशोक के धम्म की शिक्षाएं: सद्गुण व अहिंसा का पालन करना, सच्चे रीति रिवाजों को मानना व कर्म के सिद्धांत में विश्वास करना, बड़ों का आदर करना व छोटों से प्रेम करना, दान देना व पवित्र जीवन जीना, धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म यात्राएं करना। धर्म प्रचार के उपाय क्या थे? धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया, धर्मोपदेश की यानी कि धर्म के उपदेशों की व्याख्या की, व्यवस्था की, धर्म महामात्रों की नियुक्तियां की, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्तियां की, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया, जन उपकार के कार्य किए, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजा। जैसे श्रीलंका में अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। धर्मोपदेश को पत्थरों पर खुदवाना। साम्राज्य विस्तार। अशोक के अनेक अभिलेखों पर उसके राज्यादेश यानी कि राजा के जो आदेश होते हैं वो उत्कीर्ण करवाए गए हैं। इन अभिलेखों के प्राप्ति स्थलों के आधार पर उसके साम्राज्य की सीमा का पता चलता है और ये 14 शिलालेख है। शाहबाज गढ़ी जो कि पेशावर है, माने सेहरा हजारा पाकिस्तान में है, ये कालसी उत्तर प्रदेश में है, धौली जोगदा उड़ीसा में है, इरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। 7 स्तंभ लेख हैं। टोपरा ये हरियाणा में है, प्रयागराज लोरिया नंदगढ़ बिहार में है, सांची मध्य प्रदेश में है, सारनाथ और रुमिनदेई तथा निगली व सागर नेपाल की तराई में है। ये स्तंभ लेखों में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सबसे उत्कृष्ट है यानी कि सबसे अच्छा है और इसके फलक पर, यह आप पिक्चर देख सकते हैं, इसके फलक पर 4 संजीव सिंह हैं, पीठ से पीठ सटाए हुए और चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं दृढ़ता पूर्वक। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। इनसे चारों दिशाओं में उनके राज्य तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है। फिर है लघु शिलालेख। सहसराम बिहार में, बैराट राजस्थान में, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में, यानी कि ये सारा जो राज्य था ये अशोक का साम्राज्य में शामिल था। जितने भी ये राज्य आते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आज के टाइम में हम इनको
बिहार, राजस्थान और कर्नाटक के नाम से जानते हैं। गुफा लेख, ये संख्या में 3 है जो बिहार की बराबर नामक पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण मिले हैं। उत्कीर्ण मतलब लिखे हुए, उभरे हुए, जो जैसे कलाकारी की जाती है, जैसे स्तंभ पे जो ये कलाकारी की हुई है ना, तो इसी तरह से कुछ लिखने के लिए भी उसी को बोलते हैं उत्कीर्ण किया हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि अशोक का साम्राज्य एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। उसका साम्राज्य पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारा एरिया कवर हुआ है, ग्रीन कलर का जो है। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में मौत के घाट उतार दिया। बृहद्रथ के बाद साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे? अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना, साम्राज्य की विशालता यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य होना, और प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार, विदेशी आक्रमण, वित्तीय संकट यानी कि आर्थिक संकट होना, और उत्तराधिकार के नियम का अभाव होना कि अगला राजा कौन बनेगा, ये कोई नियम नहीं था इसका। साम्राज्य का विभाजन। उसके बाद है मौर्य युगीन संस्कृति। मौर्य काल में देश में प्रथम बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। इससे राजनीतिक एकता और सुदृढ़ता का वातावरण हुआ। इस वातावरण में भौतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मौर्य युगीन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। प्रशासन। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इस व्यवस्था में सम्राट अशोक के समय आवश्यकता अनुसार सुधार हुए। मौर्य शासन व्यवस्था का उद्देश्य हर परिस्थिति में जनता का हित साधना था, यानी कि जनता की भलाई करना था, और इसकी पूर्ति के लिए प्रशासन कई स्तर पर बंटा हुआ था। केंद्रीय प्रशासन, इस संपूर्ण मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन का प्रधान होता था। अतः मौर्य साम्राज्य का स्वरूप जो था वो राजतंत्रात्मक था। इस व्यवस्था के अनुरूप मौर्य सम्राट सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश और सर्वोच्च कार्यपालिका अध्यक्ष माना जाता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था और इस परिषद के सदस्यों को राजा ही नियुक्त करता था। मंत्री परिषद राजा को सिर्फ परामर्श देती थी। मंत्री परिषद व राजा के द्वारा मुख्य रूप से नीति निर्धारण का कार्य किया जाता था। उन नीतियों को लागू करने का कार्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था और इस उद्देश्य हेतु 18 विभागों का गठन किया गया था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ। तीर्थ का अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। समाहर्ता, सन्निधाता, मंत्री, व्यावहारिक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, प्रशासता, आटविक आदि प्रमुख अमात्य थे। यानी कि आगे जो अमात्य थे उनके अलग अलग नाम थे। उसके बाद है प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य के प्रांतों की निश्चित संख्या हमें ज्ञात नहीं है। उसके पौत्र यानी कि पोते अशोक के शिलालेखों से हमें उसके समय में 5 प्रांतों की जानकारी मिलती है। इन प्रांतों के राज्यपाल प्राय राजकुल से संबंधित कुमार होते थे, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी यह अवसर दिया जाता था। उदाहरण, चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था और राज्यपाल को 12,000 पण का अर्थ होता है 3/4 तोले का चांदी का सिक्का, तो 12,000 पण वार्षिक 1 साल का वेतन मिलता था। उसके पास अपनी मंत्री परिषद भी होती थी। ये कुछ नाम है प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोशाली, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी और प्राच्य की पाटलिपुत्र। अब यह कौटिल्य लिखता है कि राजा मंत्री परिषद में उन व्यक्तियों को नियुक्त करे जो उच्च योग्यता रखते हैं। ये इन्होंने कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है बुक पुस्तक में। इनमें वीरता, बुद्धिमानी, ईमानदारी व स्वाभाविक स्वामी भक्ति जैसे गुण होने चाहिए। मंडल, जिला तथा नगर प्रशासन। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे और
इसकी समता आधुनिक कमिश्नरी से की जा सकती है। इसका प्रधान प्रदेष्टा नामक अधिकारी था। अशोक के अभिलेखों में इसे प्रादेशिक कहा गया है। यह केंद्र सरकार के समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। मंडल का विभाजन जिलों में होता था। इन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिले के नीचे जो था स्थानीय नामक इकाई होती थी और इसमें 800 गांव शामिल थे। स्थानीय के अंतर्गत 400 गांव ग्राम यानी कि गांव की द्रोणमुख नामक 2 इकाइयां थी, यानी कि 800 गांव भी आगे 2 हिस्सों में बटे हुए थे। द्रोणमुख के अंतर्गत 200 गांव की खारवाटिक इकाइयां थी, यानी कि वो 400 गांव भी आगे 200 में बटे हुए थे खारवटिक इकाई में। और खारवटिक के अंतर्गत 20 संग्रहण थे। प्रत्येक संग्रहण में 10 गांव होते थे, यानी कि आगे भी वो बटे हुए थे ताकि उनका जो कार्य है वो अच्छी तरह से चलाया जा सके। संग्रहण का प्रधान अधिकारी जो था वो गोप कहलाता था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर की एक ऐसी सभा थी जिसका प्रमुख नागरक कहलाता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। किसने? मेगस्थनीज ने। और ये समितियां थी शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति और कर समिति। अपने नाम के अनुरूप इन सब समितियों के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। उसके बाद है ग्राम प्रशासन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम यानी कि गांव थी। इसका अध्यक्ष ग्रामणी होता था। वह ग्रामवासियों द्वारा ही चुना जाता था। अर्थशास्त्र में वर्णित ग्राम वृद्ध परिषद में गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे। ये ग्राम प्रशासन में ग्रामणी की मदद करते थे और राज्य ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी कि वह अपनी उनके बीच में कोई भी बात नहीं रखता था। जो भी फैसला होता था वही लोग करते थे। गांव की भूमि, सिंचाई तथा न्याय से संबंधित सभी कार्यों को निपटाने का अधिकार था ग्रामणी के पास। फिर है न्याय व्यवस्था। मौर्यों की एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सामान्यतः संपूर्ण साम्राज्य 2 प्रकार के न्यायालय थे। संपूर्ण साम्राज्य में एक था धर्मस्थलीय जिसे दीवानी न्यायालय कहते थे और दूसरा था कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। उसके बाद है राजस्व प्रशासन। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। यह उपज का 1/6 भाग होता था। इसके अतिरिक्त सेतु शुल्क यानी कि चुंगी, बिक्री कर, दंड और राजकीय उद्योगों आदि से भी आय होती थी। पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था भी थी। राज्य में सुरक्षा के लिए पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर अनेक रूप में रहते थे। सैन्य प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी और इसमें 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। सैनिकों की संख्या कृषकों के बाद सर्वाधिक थी, यानी कि सबसे ज्यादा किसान थे, उसके बाद सैनिक थे। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। इस सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा होता था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। कौन कौन सी समितियां थी? पैदल सेना समिति, नौसेना, रसद, अश्वारोही, गज सेना और रथ सेना समिति। दुर्ग का वर्णन है यहाँ कि 5 प्रकार के दुर्ग होते थे। स्थल दुर्ग यानी कि भूमि पर बना हुआ, जल दुर्ग जल में बना हुआ, वन दुर्ग भयंकर वनों में बनाते थे अंदर महल, मतलब ताकि वहां दुश्मन पहुंच ही ना पाए, बहुत कठिन हो दुश्मन के लिए वहां जाना। गिरी दुर्ग पहाड़ी पर, और मरु दुर्ग यानी कि रेगिस्तान वगैरह में किला बनाना। लोकहित के कार्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए अनेक उपाय किए। कृषि, सिंचाई तथा पीने के पानी के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। औषधालय तथा पशु अस्पताल बनवाए गए। इन सब कार्यों में चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करती है। सामाजिक स्थिति कैसी थी? मौर्य काल तक आते आते वर्णाश्रम व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। 4 वर्णों के अतिरिक्त अनेक उपजातियों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है और इन उपजातियों में
की उत्पत्ति विभिन्न अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के कारण हुई थी। नृत्य, वाद्य, गायन, घुड़दौड़, शतरंज, जुआ खेलना समाज में लोकप्रिय खेल था। लोग सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र धारण करते थे। उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। और इस काल में शिक्षा का प्रचार हुआ। शिक्षा के केंद्र गुरुकुल व मठ होते थे। उस समय तक्षशिला, बनारस और उज्जैन ये उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। आर्थिक जीवन कैसा था? जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। सिंचाई की व्यवस्था थी। अनेक प्रकार के अन्न तथा फल सब्जियां उत्पन्न होती थी। कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, लकड़ी आदि के उद्योग उन्नत थे। सिक्कों का प्रचलन था। वह अनेक देशों से व्यापार होता था। धार्मिक जीवन मौर्य काल में वैदिक, बौद्ध, जैन तथा आजीवन मत एवं संप्रदाय मुख्य थे। बुद्ध को देवता मानकर उनके अवशेषों एवं प्रतीकों की पूजा की जाने लगी थी। और ये है हमारा तिथि क्रम। यहाँ पर वो मेन यानी कि इम्पोर्टेंट तिथियां दी हुई है जो आपके लिए छोटे क्वेश्चन आंसर का रूप ले सकती है, यानी कि एक एक नंबर में भी ये पूछे जा सकते हैं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, वापसी कब हुई उसकी, चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ये सारी तिथियां भी इम्पोर्टेंट है। ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में चलेगी क्योंकि ईस्वी पूर्व है ना, जब अकेला ईस्वी लगेगा तब क्या चलेगा? बढ़ते क्रम में। अब ये घटते क्रम में चलेगा सारा। उसके बाद है आओ जाने कितना सीखा। तो सही उत्तर छांटना है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा होता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है, यानी कि 3 स्तंभ लेख है, एक इसका उदाहरण नहीं है। यह है इरागुड़ी, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मौर्य जो स्तंभ लेख है यहाँ पर नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि मंत्री परिषद में नीति निर्धारण के कार्यों के लिए 18 विभागों का गठन किया गया था और प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मौर्य साम्राज्य 184 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा। कितने? 184 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विजय सिंध व पंजाब अक्षेत्र पर प्राप्त की थी। अशोक के बृहद शिलालेख कुल 14 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की पुस्तक और इंडिका में मिलता है, यानी कि मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उचित मिलान करें। तो फर्स्ट हमारा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व में। ये 2 पेज पे है इसलिए थोड़ा सा दूर रहेगा ये। 269 यानी कि 269 ईस्वी पूर्व में। और सेल्यूकस से युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी पूर्व में। कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व। और नेक्स्ट है हमारा सिकंदर का भारत से प्रस्थान 326 में आया था और 325 यानी कि 1 साल के बाद ही वो भारत छोड़कर चला गया था। तो ये है 325। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों की प्राप्ति, ये हुई थी 1905 ईस्वी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। तो बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में जाकर तपस्या करने लगे। तो ये आधी बात तो सही है लेकिन बौद्ध ग्रंथ नहीं बताते, तो इसका मतलब ये गलत है। कौन से ग्रंथ बताते हैं? जैन ग्रंथ।
चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया। ये बिल्कुल सही है। अशोक की माता का नाम लीलावती था। नहीं, ये गलत है। इनकी माता का नाम था शुभद्रांगी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो ये सही है, अंतिम शासक यही था। मंडल का विभाजन जिलों में होता था जिन्हें द्रोणमुख कहा जाता था। ये गलत है। इन्हें क्या कहा जाता था? आहार या विषय कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा लघु प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारियों के नाम बताओ। ये हम यहाँ से करेंगे विधानस्वर। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारी है। बिंदुसार पहले, फिर अशोक और उसके बाद हुआ कुणाल। आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। सुदर्शन झील किस प्रांत में विद्यमान थी? तो ये पश्चिमी प्रांत, जिसे सौराष्ट्र कहा जाता था, वहां पर स्थित थी। अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण एवं प्रकरणों में विभक्त है? अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा था, तो इसमें कुल 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? राजा कब बना था वो, और इस अवसर पर उसने कौन सी उपाधि धारण की? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में, 269 ईस्वी पूर्व में, और इस अवसर पर उसने देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की थी। अशोक का मत क्या था? इसके किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन करें। अशोक का मत धम्म था। यह संस्कृत शब्द का प्राकृत रूप है। धम्म के 2 सिद्धांत है कौन कौन से? सद्गुण व अहिंसा का पालन करना, बड़ों का आदर करना व छोटों से प्रेम करना। नेक्स्ट हमारा कि आइए विचार करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के सम्राट बनने से पहले के जीवन का वर्णन करें, यानी कि उनके बचपन का। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार व माता शुभद्रांगी थी। अशोक की शिक्षा दीक्षा अपने सगे भाइयों के साथ ही हुई थी। उसकी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धि अपने भाइयों से अलग थी। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आया। बिंदुसार के जो है 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे, और इसी कारण अशोक को उत्तराधिकारी के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। 4 वर्षों के संघर्ष के बाद ही वह 269 ईस्वी में अशोक का उसका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि उसको राजगद्दी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2nd कि मेगस्थनीज कौन था? उसने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली कितनी समितियों का उल्लेख किया है? उनके नाम भी बताइए। मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ एक विदेशी था, जो कि यूनान का एक राजदूत था, यानी कि यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, और इनके नाम है शिल्पकला समिति, वाणिज्य समिति, वैदेशिक समिति, उद्योग समिति, जनसंख्या समिति और कर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया था, यानी कि बदल गया था, और क्यों? अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग राज्य को जीतना। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय जो था वो बदल गया था, यानी कि उसका मन जो है वो परिवर्तित हो गया था, क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1,50,000 लोग बंदी बना लिए, और लगभग 2,50,000 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। कलिंग युद्ध में हुई इस भयानक हिंसा एवं लोगों के दुख को देखकर अशोक के मन में पीड़ा हुई, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसने युद्ध नीति को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। 4th क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करना है। तो 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था, और इसके 3 प्रमुख कारण है: निर्बल तथा अयोग्य उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट और विदेशी आक्रमण।
हमारा 5th क्वेश्चन है अब कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं जो है वो क्या है। पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं है, फर्स्ट है कि अर्थशास्त्र मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। किसी भी योग्य शासक के लिए यह पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। अर्थशास्त्र भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने के उपायों को बताने वाला है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग है और 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है। अर्थशास्त्र के आधे भाग में विदेश नीति एवं युद्ध नीति की ही चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में एक शक्तिशाली राज्य के महत्व को दर्शाया गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा की स्थिरता आंतरिक शांति पर निर्भर करती है। राजा को अपने मंत्रियों का चुनाव उनकी विद्वता के आधार पर करना चाहिए। तो इनमें से कोई भी 5 तो आप कम से कम याद अवश्य करें विशेषताएं। नेक्स्ट कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। चंद्रगुप्त किस साम्राज्य का संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य का। कलहण द्वारा लिखी पुस्तक का नाम राज तरंगिणी। अशोक ने किन 2 नए नगरों की स्थापना की थी? श्रीनगर तथा ललित पाटन। वर्तमान भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिए गए हैं? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका में भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को। तो इसके बच्चों के नाम भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंद्रगुप्त बचपन में कौन सा खेल खेलता था? राजकीलम, जिसमें बच्चों के झगड़ों का निपटारा करना होता था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईस्वी पूर्व में। सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ के फलक पर कितने शेर हैं? 4। हेलेना कौन थी? हेलेना शैल्यूकस की पुत्री थी और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। एक संधि के तहत शैल्यूकस को अपनी पुत्री का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त से करना पड़ा था। जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त वृद्धावस्था में कहाँ आकर तपस्या करने लगा? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थान है। नेक्स्ट हमारा कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में। यूनानी इतिहासकारों ने अमित्र घात किसे कहा है? बिंदुसार को। वायु पुराण में बिंदुसार को अन्य किस नाम से उल्लेख मिलता है? बिंदुसार का भद्रसार। अशोक के गुफा लेखों की संख्या कितनी है? 3 है। और कहाँ है ये? बिहार की पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण मिले हैं, यानी कि बिहार की पहाड़ी की गुफाओं में मिले हैं बिहार में। अशोक के अभिलेखों पर क्या उत्कीर्ण करवाया गया था, यानी कि क्या लिखा गया था उनके ऊपर, पत्थरों पर या शिलाओं पर, चट्टानों पर? तो वो राज्यादेश, यानी कि राजा का जो आदेश होता था वो पत्थरों पर लिखवा दिया जाता था ताकि कोई उसे मिटा भी ना सके और सब उसे पढ़ सके। विदेशी यात्री मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? इंडिका। सोमदेव द्वारा रचित या लिखित रचना कथासरित सागर। अक्षमेंद्र द्वारा लिखित रचना का नाम है बृहत कथा मंजरी। विशाखदत्त द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त ने किस झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील। नेक्स्ट हमारा कि मौर्य शासन व्यवस्था का जनक कौन था? चंद्रगुप्त। मौर्यों की शासन व्यवस्था में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? कंटक शोधन। चाणक्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते थे? 5 प्रकार के होते थे। जल, स्थल, वन, गिरी और मरुदुर्ग। मरु मतलब मरुस्थल में, रेगिस्तान में। और नेक्स्ट हमारा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर सीमा पर, यानी कि पश्चिमी और उत्तर सीमा पर। सिकंदर की भारत से यूनान वापसी कब हुई? 325 ईस्वी पूर्व में।